अपोजिशन की एपीसी से पहले पाकिस्तानी सियासी थिएटर के स्टेज पर वही सीन देखा जा रहा था जो आज से ठीक 1 साल पहले देखा गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च और धरने का शोर, उसी शोर शराबे में हुकूमती डॉक्टरों की तरफ से नवाज शरीफ साहब की बीमारी की तस्दीक और हुकूमत की तरफ से उनके लंदन जाने की इजाज़त। अब की बार एपीसी में नवाज शरीफ के खिताब के बाद से स्क्रिप्ट में तब्दीली आई है, किरदार भी बदले हैं और डायलॉग भी बदले हैं। हुकूमत मेहमान अदाकार जबकि अपोजिशन और कलीदी रियासती इदारे मरकजी किरदार बन गए। इसके बाद फिर अपोजिशन ने हुकूमत के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और JUI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से अदम ताउन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हुकूमत अहम कौमी मामलात कैसे आगे बढ़ाएगी? बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत चलने लगी है। अगर अपोजिशन एहतजाज करती है या लॉन्ग मार्च करती है तो फिर से मईशत के रुकने का खतरा है। हुकूमत इस खतरे से कैसे निपटेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले चूंकि ये गिलगित बल्तिस्तान वाली ही बात हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून और JUIF उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के मामले पर अदम ताउन का ऐलान कर दिया है। अब दोनों जमातें जो हैं वो इसके जो पार्लिमानी इजलास हैं उनमें शिरकत नहीं कर रही हैं। तो ऐसे चलता रहा तो फिर ये मामला तो कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कमेटी बनी थी स्पीकर साहब की सरकर्दगी में, ये बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ पे बनी थी। जब ये मीटिंग हुई है यहाँ पे अस्करी क़यादत के साथ बाकी जो मुतल्लिका महकमे थे, इदारे थे, उनके साथ, उसमें ये तय किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनके हल के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि ये कमेटी बनानी चाहिए। अब वो मीटिंग के बाद जब ख़त्म हुई है, उसके बाद से अब तक ये दूसरी बार हुआ है कि अपोजिशन उसका बाइकआउट कर रही है। अब इसका मतलब ये है कि उनको पता नहीं है कि वो चाहते क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं और उनका अगला जो है वो मैंडेट अपना उनका क्या है और वो मसाइल को हल किस तरह करना चाहते हैं। दरअसल अपोजिशन का जो लीडरशिप है वो सिर्फ एहतसाब के ऊपर फोकस्ड है। इसके अलावा ना उनका कोई मसला है, ना उसका अलावा वो कोई बात करना चाहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बड़ा नीचे है, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन भारत अपोजिशन चाहे ना चाहे जो रिफॉर्म्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में वो तो इंशाल्लाह लाएगी। अच्छा, लेकिन अब एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जब से ये एपीसी का सारा मामला हुआ है तब से अपोजिशन ने के कुछ जमातें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भाई इस्तीफे दे दें, और कुछ तो ज़ाहिर है उनके स्टेक्स बड़े हाई हैं तो वो इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन वज़ीर आज़म खान साहब ये कहते हैं कि इस्तीफे करा लें तो हम इलेक्शन करा देंगे। तो फिर क्या मतलब, आप लोगों के भी इस्तीफे वगैरह का कोई मामला है? वो तो अपोजिशन तो ये कहती है वज़ीर आज़म ये ना समझे कि हम इस्तीफा देंगे तो वो यहाँ रहेंगे, वो भी उनको भी घर जाना पड़ेगा। उन्होंने शायद ज़िमनी इंतखाबात का कहा, ज़िमनी इंतखाबात करवाने की बात की है। जी, उन्होंने बात की है कि बात ये, मैं आपको थोड़ा इसको बताना चाहता हूँ। जी जी, इस्तीफे जो है ये थोड़ा जरदारी साहब अकलमंद आदमी थे और उन्होंने इनको कन्विंस किया कि अब इस वक्त इस्तीफा वाली बात ना करें क्योंकि किसी ने देने नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग इलेक्शन लड़के आते हैं वो अपनी मुकामी, कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज ऑन लोकल, सो लोकल पॉलिटिक्स में लोग अपने जो है वो इस तरह से अपने मैदान खाली नहीं छोड़ते। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी और PMLN अपने लोगों को कहेंगे भी कि वो इस्तीफे दे दें, उन्होंने इस्तीफे नहीं देने। और इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब PTI अपने अरूज के ऊपर थी धरने पे और वो एक बड़ी ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स थी, वो भी अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर सकी उस वक्त इस्तीफा देने के ऊपर। तो पीपल्स पार्टी PMLN तो वैसे ही डिक्लाइन के ऊपर है, तो कौन इस्तीफा देगा? लिहाजा अगर ये इस्तीफे का नहीं तो फवाद साहब क्या वाकई डिक्लाइन पर हैं? पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डिक्लाइन पर है क्या? ऑनेस्टली बताएं, आपको लगता है अगर आज वहां पर इंतखाबात हो तो PTI जीत जाएगी? देखें, दो चीजें। एक चीज है कि जी आप कहेंगे जो PTI की मकबूलियत है उसमें कमी आई है, और दूसरा ये है कि PMLN जो है उसकी मकबूलियत में बड़ा इजाफा हुआ है। PMLN की जो मकबूलियत है उसमें इसलिए कोई इजाफा नहीं हुआ है कि उनकी तो अभी लीडरशिप ही तय नहीं हो रही। अभी तो यही पता नहीं चल रहा ना कि शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है या मरियम नवाज ने लीड करना है। और PMLN की पॉलिसी तब सामने आएगी जब उनका कोई लीडरशिप जो है वो आएगी। जहां तक हुकूमत के साथ एक्सपेक्टेशन है ना, ये देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक इस वक्त दुनिया का सिनेरियो है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है। और जिस तरह प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था, उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन लोगों की उम्मीदें अभी भी इमरान खान से ही हैं। वो लोग जो समझते हैं कि PTI की हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसको बेहतर होना चाहिए,
वो भी उम्मीद इमरान खान से करते हैं कि इमरान खान ये करें तो इससे बेहतर हो जाएगा। ये अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो आपने पहली बात की कि नून लीग की पॉपुलैरिटी तो चले नहीं बढ़ी है, लेकिन क्या पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है परफॉर्मेंसेस को देखा जाए पंजाब में खास तौर पर? मैंने एग्जैक्टली वही बात आपसे की है कि अगर जो हुकूमत की एक तो एक्सपेक्टेशंस को मीट करना एक बड़ा चैलेंज है, और तमाम हुकूमतों को इस वक्त यूनिवर्सली ये प्रॉब्लम है। अमेरिका की, बरतानिया की जो हमसे वसाइल में बहुत ज़्यादा है, उनकी हुकूमतों को भी अवामी पजीराई जो है वो उनको रोज़ चैलेंज होता है कि कैसे हमने उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। जहाँ तक ये पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में जिन लोगों को पीटीआई की हुकूमत से शिकायत भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि अगर कोई इन शिकायत का मदावा कर सकता है, इन उम्मीदों पे पूरा उतर सकता है, तो वो इमरान खान है। लिहाजा जो लोग हमारे क्रिटिक हैं वो भी इमरान खान क्रिटिक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो यही कहते हैं कि इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें तो बेहतर हो जाएगा, ये हटा दें, उसको लगा दें, बेहतर हो जाएगा। सो ये एक नुक्ता है जिसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। अच्छा फवाद साहब, सही एनालिसिस। एक और चीज़, वो पिछले 5-7 साल से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शीन बन जाएगी और उसमें धड़ेबंदियां हो जाएंगी, और एपीसी के बाद आप लोगों की पार्टी ने भी इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट किया है कि भाई वो तो उनमें अंदर इतनी टूट फूट है कि वो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आपको लगता है क्या उनमें धड़े बन जाएंगे? 5-7 साल से तो हम यही सुन रहे हैं कि बन रहे हैं, आज तक तो नहीं बने, तो आगे भी क्यों बनेंगे धड़े? देखिए, धड़े बनते हैं जब ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद हो, और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है, हुकूमत जो है, वो पॉलिटिक्स करके धड़ेबंदी करना चाहे। अभी तक जो है वो पीटीआई ने तो कोई ऐसी पॉलिटिक्स की नहीं है, ना ही पीटीआई ने इस किस्म का कोई आई वुड से एक सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें आकर के ये लगे कि जो पीएमएलएन है उसके अंदर वो तोड़ फोड़ करना चाहती है प्रैक्टिकली। और अगर पीटीआई ये फैसला कर ले और फिर सही लोगों को चुने ये काम करने के लिए, तो पीएमएलएन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त धड़ेबंदी होना भी और उनकी नई ग्रुपिंग होना भी। सो ये डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की या पीटीआई की पॉलिसी जो है वो क्या है। जब अगर हो जाएगी तो पीएमएलएन को नहीं रोका जा सकता टूटने से। लेकिन मतलब पीएमएलएन में धड़े कराने के लिए पीटीआई को काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो खुद धड़ेबंदी का शिकार हो जाए। ऑल्टरनेटिव भी आपको देने पड़ते हैं ना। जब आप ऑल्टरनेटिव भी नहीं देंगे तो एक जरूर है कि पीएमएलएन का कारकुन मायूस है, और जिस तरीके से स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है, पीएमएलएन का देखें ऑर्डिनरी वर्कर जो पंजाब से ज्यादा है वो तो फौज के साथ है। फौज के इदारे के ऊपर जो तनकीद है वो तो पीएमएलएन में बड़ी महंगी पड़ सकती है। और जो इस वक्त ज्यादातर जो पीएमएलएन के अरकान असम्बली भी हैं वो भी बड़े मायूस हैं। आपने देखा पंजाब में तो एक धड़े ने तो कह ही दिया कि आपको ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। सो पीएमएलएन का जो डायलेमा है वो कंटिन्यू करे। लेकिन अगर आप देखें ना, अगर पीटीआई या हुकूमत जो है या पंजाब हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ मुंह कर देगी तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पीएमएलएन नहीं बच सकेगी। अच्छा, वजीर इत्तलात साहब आपके कहते हैं कि जी नून लीग जो है वो डील के लिए राब्ते तेज़ कर रही है। अब क्या ऐसा है कि वो लोग अब भी डील के लिए आप लोगों से या जो भी डील देने वाले हैं उनसे कोई राब्ते कर रहे हैं? देखिए, कोई डील उनको सिर्फ एक ही चाहिए, वो ये है कि इमरान खान एहतसाब के अमल के ऊपर से अपना जो एम्फेसिस है उसको कम करें। नंबर 2, हुकूमत उनसे निगोशिएट करे और नैब लॉ में अमेंडमेंट्स जो है वो लेके आए। और नंबर 3 ये है कि उनके पैसे जो बाहर पड़े हुए हैं उनको वापस लाने की जो कोशिशें हैं वो तरक्की है। इसके अलावा और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई डील में। मतलब उनका ये नहीं है कि कोई आप समझिए कि कोई नेशनल इश्यूज हैं या जिनके ऊपर उनके मामलात हैं, उनके ये 3 मामलात हैं। और उसके ऊपर इमरान खान ने, पीटीआई ने इसके ऊपर बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये करेंगे नहीं, लिहाजा ये किसी की करने लगेगी नहीं डील। अच्छा, लेकिन वो राब्ते कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। राब्ते तो रोजाना ही, जाहिर है जब असेंबली में पार्लियामेंट ग्रुप की मीटिंग होती है उस वक्त पिछले मीटिंग में क्या हुआ है, उन्होंने तो पूरा ड्राफ्ट ही दे दिया है एनआरओ का कि ये आप अमेंडमेंट्स लें, तो यही राब्ते होते हैं। तो इस तकरीर के बाद भी राब्ते हैं नवाज शरीफ साहब के एनआरओ के लिए, इस तकरीर के बाद जो उन्होंने की है और फिर उसके बाद जो मुलाकातों का एक सिलसिला सामने आया? नहीं, ये मुझे नहीं पता।
अच्छा, ये आपको नहीं पता। अच्छा, एक और चीज़ पे भी आप लोगों को इल्ज़ाम दे रही है ऑपोजिशन, ये कह रही है कि हमारी तो एपीसी बड़ी कामयाब थी, बड़ी ठीक ठाक हो जानी थी, ये तो हुकूमत ने हमें मतलब ऑपोजिशन वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, अदरवाइज हम ये चाहते नहीं थे और ना ही हमारा ये एजेंडा था उस मीटिंग का। हाँ, वो तो रोटी को चूची कहते हैं, ना ही उन्हें कुछ पता है। बात सही। तो ये बात तो फिर नवाज शरीफ साहब से पूछे ना कि उन्होंने किया, हमने थोड़ा किया। आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, हमने तुम्हारा तो कोई इरादा नहीं। लेकिन दो जो लोग हैं ना, फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ, हाँ, उनका प्रेजेंस में कोई स्टेक नहीं है, ना ही वो कोई प्लेयर है अभी। वो तो हर सिस्टम इस नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, फजलुर रहमान साहब बाहर बैठे हुए हैं। वो ही चाहते हैं कि शतरंज की ये पूरी बसात पलटी जाए और नया खेल शुरू करें। अब बाकी लोगों का ये इंटरेस्ट नहीं है। जरदारी साहब तो गवर्नमेंट में है, सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की। इसी तरीके से जो बाकी जो MNA MPs हैं, शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बाकी लोग मेंबर्स हैं, वो अपना अपना। सो इन लोगों के मुफाद और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के मुफाद भी मुख्तलिफ है। तो ये एक अपनी अपनी जो पॉलिटिक्स है वो तो अपने अपने इंटरेस्ट पे ऊपर करेंगे। उनका जो है वो ये है कि इनकी जो और जरदारी साहब का जो अपना इंटरेस्ट है वो भी चूंकि मुख्तलिफ है, फजलुर रहमान साहब का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, तो उसकी भी झलक आपको नजर आती है सेफ्टी से। सही। अच्छा, अब एक और चीज़ जिसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट बन गया था, उसके हवाले से तो बड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चौहान साहब की भी नज़र आई कि जी तलाल चौधरी साहब जो है वो तंजीम साजी और उनके जो मामला चल रहे थे, वो एक तो ये कि एक अजीब सा मामला हुआ। लेकिन जिस मामले में लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए था, वो जो मोटरवे लिंक रोड वाला CCPO साहब वाला मामला, अभी तक मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी वहां पर नहीं हुई, कोई बात अभी तक नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? वो तो अगर आप मेरी तकरीर उठा के देखें जो मैंने नेशनल असेंबली में की थी, तो मैंने यही कहा था कि वाकया होता है, उसके बाद हम कहते हैं सरेआम लटका दो, फांसी दे दो, कर दो, मार दो। लेकिन जो सिस्टम की खराबियां हैं वो फिक्स करने को हम तैयार नहीं हैं, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम दूसरे वाक़े का इंतज़ार करते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने अभी जो है अलबत्ता एक बड़ा अच्छा कानून जिसके ऊपर काबीना काम कर रही है, मेरा ख्याल अभी CCLC में आएगा। अल्टीमेटली देखिए, मेरी नज़र में इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो तफ्तीश के तरीक़ाकार हैं, जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे, हमारी पुलिस वालों की देखें ना, एक ही तफ्तीश है, वो बंदा पकड़ लेते हैं, उसको जूते मारते हैं, अगर वो बता दे तो उसकी मेहरबानी, नहीं बताएगा तो खत्म हो गई। दुनिया में तो तफ्तीश अब इस तरह नहीं होती है। हमने DNAs के ऊपर, फोरेंसिक के ऊपर वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए। हमारा जो पुलिस के ऊपर जो हमारी स्पेंडिंग है, और ये दोबारा अनफॉर्चुनेटली प्रोवेंशियल इश्यूज हैं। आप देखिए ना, सिंध की जो कराची पुलिस है वो 3 अरब रुपया हर साल रेंजर्स को देते हैं, वो अपनी पुलिस नहीं बना रहे। इसी तरह से जो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज्यादती की, थाना जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इन्होंने पैरेलल फोर्सेस जो है वो बनानी शुरू कर दी, और पैसे जो है वो पुलिस की ना ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लगे हैं, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि देखिए, हम रूटीन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपना रिलायंस जो इल्म, अकल, दलील, टेक्नोलॉजी के ऊपर रखना होगा। एंड दिस एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर आप इन्वेस्टिगेशंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, आपके पास 2 बहुत बड़े डाटाज हैं, आपका नादरा का डाटा और आपका मोबाइल फोन्स का डाटा, वो यूज ही हम कर रहे हैं। सो लेट्स होप कि इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो कोई कदम ले, क्योंकि मेरी नज़र में इसकी मॉडर्नाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन की मॉडर्नाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, और फिर जजों को एक हाथ जोड़ना पड़ेगा कि ये केस जो है ये फसादल अर्ज के केस हैं, इनमें सुलह नहीं होती। हाँ, एक जो औरत है, पहले तो वो आगे एक ऑर्डियल ले पूरी अपनी जो तफ्तीश के, फिर मेडिकल के, और फिर 1.5 साल आप केस चलाते रहते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं सुलह हो गई। सुलह कैसे हो सकती है उस केस में? वो खुद ही बेचारी पीछे हट जाती है जब उसको नजर आ रहा होता है कि उसकी कोई वो मदद नहीं हो रही, तो वो कहेगी जान छुड़ाओ, मैं किस चक्कर में पड़ गई, बाकी जिंदगी भी तबाह हो गई। तो वो ये हमारे जजेस भी फ्रेंकली को बड़े इस पे सेंसिटाइज नहीं है, 2-3 इशू पे सेंसिटाइज नहीं है, और उसके ऊपर जुडिशरी को भी अपना रोल बहरहाल उसको रीथिंक करना चाहिए जिस तरीके से वो चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
अच्छा, अब